हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं नीतू सिंह। आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो कंपटीशन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली फॉर साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यानी कि आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सो कंसंट्रेट होकर सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेल, यानी कि जब आप साइंस स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि बायोलॉजी, स्पेशली फॉर बायोलॉजी जब आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो सेल को पढ़ना यानी कि कोशिका को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और ये ही नहीं कि बस केवल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ही आप 9th से लेकर के स्टार्टअप करते हो, ओरिजिन ऑफ लाइफ के स्टार्टअप करते हो, वहां से लेकर के आप पीजी या अपर लेवल तक जहां तक जाओगे आप, वहां तक आपको कोशिका पढ़ना ही होगा, यानी कि सेल के बारे में डिस्कस करना ही होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। सेल यानी कि कोशिका। तो कोशिका के बारे में, कोशिका की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा जाएंगे पास्ट में, ओरिजिन ऑफ लाइफ में सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उसमें क्या बताया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और आज हम लोग किस किस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे उसको भी जान लेते हैं। फर्स्टली मीनिंग ऑफ सेल, यानी कि मीनिंग ऑफ सेल जानेंगे, सेल की मीनिंग क्या है। सेकेंड, व्हाट इज सेल, यानी कि सेल क्या है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है डिस्कवरी ऑफ सेल। फोर्थ पॉइंट आता है सेल थ्योरी। और फिफ्थ पॉइंट आता है शेप एंड साइज। और 6 पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ सेल। तो फर्स्टली हम क्या जानेंगे, फर्स्टली हम फॉर्मेशन ऑफ सेल के बारे में कि सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। फर्स्टली फॉर्मेशन ऑफ सेल। फर्स्टली हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। सेल का फॉर्मेशन कई साइंटिस्टों के अपने अपने मत हैं, उन्होंने बताया। ओरिजिन ऑफ लाइफ के 4th स्टेप में उन्होंने बताया है कि सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। यानी कि म्यूटेशन के बाद, आफ्टर म्यूटेशन प्रोटीन के न्यू मॉलिक्यूल बने। जो प्रोटीन के न्यू मॉलिक्यूल्स बने वो बहुत ही चिपचिपे थे, यानी कि बहुत ही विस्कस थे। जैसे आप लोग जानते हैं, अभी कोई भी चिपचिपा पदार्थ ले लीजिए आप, अगर उस पे कुछ डालते हैं तो वो बहुत जल्दी चिपक जाता है। तो ऐसे ही जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल थे वो भी बहुत विस्कस थे, तो वो क्या किए, वो ग्रुप का फॉर्मेशन करने लगे। ग्रुप के फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ, उसमें कई टाइप के न्यूक्लियो प्रोटीन, वाटर मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स मिल करके क्या किए, एक बूंद सदृश, उनके बूंद के समान क्या किए, स्ट्रक्चर का आवरण यानी कि स्फीयर कलेक्ट किए। यानी कि जैसे कि ये है तो इसमें अगर कई सारे न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल बन जा रहे हैं तो एक आवरण से क्या हुआ, वो घिर गए। तो ये बताया जाता है, उसमें उन्होंने बताया कि ये सेल फॉर्मेशन की क्या थी, फर्स्ट स्टेप थी, यानी कि सेल फॉर्मेशन का ये पहला चरण था। सेकंड, फिर कुछ साइंटिस्ट का दूसरा ग्रुप था वो इससे एग्री नहीं था। उन्होंने बोला कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जो न्यूक्लियो प्रोटीन है वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, यानी कि जटिल होता है। वो केवल लिविंग सेल में इसका फॉर्मेशन हो सकता है, ना कि नॉन लिविंग सेल में। तो उन्होंने ये बोला, ये कहना नॉन रीजनेबल होगा ये कि पहले न्यूक्लियो प्रोटीन बना उसके बाद सेल बनी, यानी कि ये कहना तार्किकपूर्ण नहीं, ये अतार्किक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, कई सालों बाद फिर बताया गया कि कई साल, लगभग 300 अरब वर्षों की बात, उसके पहले उसमें बताया गया कि एक फॉसिल्स मिला था, यानी कि यूबैक्टीरियम आइसोलेटम का एक फॉसिल्स मिला था। ये कहाँ पे मिला था, साउथ अफ्रीका की सेडिमेंट्री रॉक्स में मिला था। इसी से माना जाता है ओरिजिन ऑफ लाइफ का, यानी कि जीवन की उत्पत्ति का जो प्रमाण है, इसी से माना जाता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ किससे हुई है, यूबैक्टीरियम आइसोलेटम से हुई है। तो इतनी बातें थी हमारी क्या, फॉर्मेशन ऑफ सेल की, यानी कि सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है।
तो आइए सेल के फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब आइए चलते हैं शेल। शेल की मीनिंग क्या होती है, यानी कि कोशिका की मीनिंग क्या होती है। कोशिका शब्द जो है, कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं, यानी कि सेल शब्द किससे लिया गया। सेल तो इंग्लिश वर्ड है, ये किससे आया है। सेल जो है सेलुला से आया है। सेल लैटिन वर्ड के सेलुला से लिया गया है। सेलुला का मीन्स होता है स्मॉल रूम, यानी कि छोटा सा कोष्ठक। तो और सेल होती क्या है, इसके बारे में जानेंगे। सेल क्या है। सेल, अभी सेल की मीनिंग हम लोगों को पता चल गई कि सेल जो है अंग्रेजी वर्ड है, ये लैटिन वर्ड के सेलुला से लिया गया है। सेलुला का मीन्स होता है स्मॉल रूम। और सेल है क्या, अब हम ये जानेंगे व्हाट इज सेल। सेल क्या होती है। सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की इस बेसिक स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल यूनिट होती है, यानी कि किसी भी जीव या जंतु की बेसिक यानी कि आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो व्हाट सेल के बारे में हम लोगों ने क्या जाना, सेल क्या होती है। सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या होती है, इकाई होती है। तो क्वेश्चन क्या फुटअप किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी जीव या जंतु के किसी भी ऑर्गेनिज्म की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है। तो हमें क्या बताना होगा कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, सेल होती है, यानी कि कोशिका होती है। तो अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे, डिस्कवरी ऑफ सेल। हाँ, एक बात और, सेल में क्या होता है, सेल्फ रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है, यानी कि इसमें स्वतः जनन की क्या होती है, सेल्फ रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है, यानी कि इसमें स्वतः जनन की क्या होती है, क्षमता होती है। अब आते हैं हम अपने उस पे सेकेंड पॉइंट पे, डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि सेल को डिस्कवर किसने किया, सेल की खोज कैसे हुई, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। सेल की डिस्कवरी जो है, सेल जो नेम दिया वो दिया रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सेल का नेम दिया और इन्होंने सेल की खोज कब की, इन्होंने सेल की खोज की थी 1665 में। ये क्या किए, माइक्रोस्कोप से, इन्होंने माइक्रोस्कोप से एक कार्क के पतले टुकड़े में एक हनीकॉम्ब का मीन्स जैसे हनीकॉम्ब होता है, यानी कि मधुमक्खी का छत्ता जैसे होता है, उसी आकार में इन्होंने क्या देखा, एक स्ट्रक्चर देखा, जिसको इन्होंने सेल नेम दिया। हालांकि ये डेड सेल में, यानी कि ये मृत कोशिका में इन्होंने सेल, ये जो इन्होंने डिस्कवरी की थी, जो सेल इन्होंने देखा था वो डेड सेल थी, यानी कि नॉन लिविंग सेल थी। नॉन लिविंग सेल की इन्होंने खोज की थी। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि हाँ, ये भले ही मतलब नॉन लिविंग सेल है, लेकिन इन्होंने ये बताया कि ये किसी भी जंतु की, ये क्या है, एक आधारभूत इकाई है, यानी कि किसी भी एनिमल हो या प्लांट हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसकी क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो इन्होंने डेड सेल में, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है किसको, रॉबर्ट हुक को। तो ये क्वेश्चन बार बार कई टाइम्स पूछा गया है कि सेल की खोज किसने की थी। तो अगर सेल की खोज बोला जाता है कि सेल की खोज किसने की थी, तो सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, और कब किया था, 1665 में किया था। सेकंड आता है, ये तो नॉन लिविंग सेल की खोज किए थे, लेकिन लिविंग सेल की खोज किसने किया था, ये भी क्वेश्चन बनता है कि रॉबर्ट हुक ने तो नॉन लिविंग सेल की खोज की थी, लिविंग सेल की खोज किसने किया था, तो लिविंग सेल की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। कब किया था, 1674 में। यानी कि अगर नॉन लिविंग सेल की खोज पूछी जाती है, वैसे सेल की ही खोज पूछी जाती है कि सेल को डिस्कवर किसने किया था, तो सेल को डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था। बट लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था, लिविंग सेल को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, वो भी कब, 1674 में।
आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं हम लोग सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी क्या है और सेल थ्योरी किसने दिया, इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। सेल थ्योरी जो है ये जर्मन साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट, एक बॉटनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे, यानी कि एक वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक थे और दूसरा क्या थे, दूसरा हमारे जंतु विज्ञान के वैज्ञानिक थे। ये दो, इन्हीं दोनों लोगों ने, यानी कि स्लाइडन, यानी कि जर्मन के साइंटिस्ट थे स्लाइडन एंड शॉन, स्लाइडन एंड शॉन नामक दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने ही सेल थ्योरी दिया। इन्होंने ही क्या दिया, सेल थ्योरी। शॉन एंड स्लाइडन जर्मन साइंटिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1893 में, कब इन्होंने दिया इस थ्योरी को, 1893 में इन्होंने सेल थ्योरी दिया और इन्होंने ये बताया कि सभी जंतुओं की, यानी कि सभी एनिमल्स हो या प्लांट हो, उनकी बॉडी जो है एक या एक से अधिक सेल से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। मतलब सभी जंतुओं की जो बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है वो मल्टी सेल से होता है। सेल थ्योरी में उन्होंने इतना बताया और उन्होंने ये कहा कि कोशिका जो है, यानी कि सेल जो है, वो बेसिक स्ट्रक्चरल ऑपरेशनल यूनिट तो है ही। उन्होंने एक वर्ड और बताया कि बेसिक हेरिडिटरी, यानी कि हेरिडिटरी यूनिट भी उन्होंने कहा। उन्होंने क्या कहा, कोशिका जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल ऑपरेशनल एंड हेरिडिटरी यूनिट है, यानी कि किसी भी जंतु का इस संरचनात्मक, क्रियात्मक और अनुवांशिक इकाई क्या है, सेल है। सेल क्या है, तो उन्होंने सेल की थ्योरी में बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड हेरिडिटरी यूनिट है। तो बट इन्होंने तो सेल थ्योरी दे दी, सेल थ्योरी में इन्होंने बता दिया, बट कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी आते हैं, कुछ ऐसे जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन किया जाता है कि सेल थ्योरी किसने दिया, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए कि सेल थ्योरी शॉन एंड स्लाइडन नामक दो साइंटिस्ट ने किया। और कब किया, 1893 में। तो कुछ एक्सेप्शन है, सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है कुछ, जैसे कि आप लोग जानते हैं सब में एक्सेप्शन होता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसमें एक्सेप्शन ना हो। तो सेल थ्योरी में भी एक्सेप्शन है, यानी कि उसमें ये, जैसे कि वायरस है, वायरस जो है वो सेल थ्योरी को नहीं मानता। मतलब सेल थ्योरी का जो भी जितना भी इन्होंने बताया वो उसको फॉलो नहीं करता। क्यों फॉलो नहीं करता, ये भी हम बताते हैं आपको। वायरस जो है ये क्या रहता है, जब ऐसे फ्रीली रहता है, इन्वायरमेंट में रहता है, तो इनएक्टिव रहता है। लेकिन जैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करता है, तुरंत क्या हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। यानी कि पहले वो एक रवे के जैसे वो निष्क्रिय रहता है, जब तक वो इन्वायरमेंट में है वो निष्क्रिय है। लेकिन जैसे ही किसी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तुरंत वो क्या करता है, एक्टिव हो जाता है, यानी कि अपने कार्य शुरू कर देता है। तो ये क्या है, ये फॉलो नहीं करता सेल थ्योरी के रूल्स को। और आरबीसी भी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें बताया गया है कि सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। लेकिन आरबीसी ऐसी है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता इन मैमल। बट इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे कैमल हो गया, लामा हो गया, इन दोनों में क्या होती है, इन दोनों की आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है, पाया जाता है। ये तो बात थी हमारी सेल थ्योरी की। अब आते हैं शेप एंड साइज। शेप एंड साइज के बारे में हमारा जो फोर्थ टॉपिक है, सेल की शेप एंड साइज। शेप एंड साइज के बारे में जानेंगे, इनका शेप कैसा होता है, इनकी साइज क्या होती है। तो सब सेल्स के अलग अलग शेप होते हैं एंड अलग अलग साइज होती है। जैसे शेप में आरबीसी हो गई, आरबीसी क्या होती है, ये तो बाइकॉनकैव होती है।
बाइकॉनकेव होती है। जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया को आप देख लीजिए, बैक्टीरिया जो होती है ये कैसी होती है, रॉड शेप होती है, रॉड शेप होती है। तो ऐसे ही जो सेल्स हैं उनकी अलग अलग शेप होती है और अलग अलग साइज होती है। ये तो मैंने बात की शेप के बारे में। अब आते हैं साइज के बारे में, साइज बताते हैं। साइज क्या होती है, अलग अलग, इसमें भी ये पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है या किसकी होती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, इसकी 0.1 माइक्रोन के लगभग होती है। सबसे लार्जेस्ट सेल क्या होती है, ये ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, सबसे लार्जेस्ट सेल क्या होती है, ऑस्ट्रिच के एग की, ऑस्ट्रिच के एग की जो है साइज वो क्या होती है, सबसे बड़ी सेल बोली जाती है। सबसे बड़ी सेल क्या होती है, ऑस्ट्रिच के एग की। और सबसे स्मॉलेस्ट क्या होती है, माइकोप्लाज्मा। और आते हैं अब ह्यूमन में अगर पूछी जाती है तो ह्यूमन में, यानी कि ह्यूमन में फीमेल का जो होता है, मेल का स्पर्म जो होता है वो छोटा होता है, यानी कि छोटी सेल है, सबसे छोटी सेल मेल, ह्यूमन में मेल का स्पर्म, और बड़ी क्या होती है, फीमेल का ओवम। यानी कि अगर ऐसे क्वेश्चन किया जाता है, अगर नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसकी होती है, तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए, माइकोप्लाज्मा। एंड अगर सबसे बड़ी सेल पूछी जाती है, ऑस्ट्रिच एग। और अगर ह्यूमन में पूछी जाती है तो ह्यूमन में आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए, स्पर्म, और सबसे लार्जेस्ट क्या होती है, ओवम। और क्या लॉन्गेस्ट किसकी होती है, जैसे स्मॉलेस्ट और लार्ज, स्मॉल और लार्ज में पता होना चाहिए, और लॉन्गेस्ट और शॉर्टर में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। जो लॉन्ग की बात की जाए, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी सेल होती है, तो न्यूरॉन की सेल जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है। तो ये इतनी बातें आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, जो शेप और साइज है, तो आरबीसी का अगर पूछा जाता है, आरबीसी जो सेल है उसका शेप कैसे होता है, तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए, उसका शेप क्या होता है, बाइकॉनकेव होता है। और बैक्टीरिया का क्या होता है, बैक्टीरिया का जो है वो रॉड शेप्ड होता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं साइज के बारे में। बहुत सारी ऐसे सेल्स हैं, सबके अलग अलग शेप एंड साइज हैं। तो हम माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट है, और सबसे लार्जेस्ट क्या है, ऑस्ट्रिच एग सबसे लार्जेस्ट है। और मेल का अगर ह्यूमन में पूछा जाता तो मेल का स्पर्म सबसे स्मॉलेस्ट है। एंड अगर फीमेल सबसे लार्जेस्ट पूछा जाता तो फीमेल का ओवम जो है ये लार्जेस्ट सेल है। और अगर लॉन्गेस्ट सेल आप लोगों से क्वेश्चन कर लिया जाता तो आप लोग क्या बताओगे, सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या है, न्यूरॉन है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल, टू टाइप्स की होती हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर के बेस पे बात करें तो 2 टाइप्स की होती हैं। अगर सेल के बेस पे बात करें तब भी 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्टली अगर सेल के बेस पे हम बात करते हैं तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर होती है, और स्ट्रक्चर के बेस पे अगर हम बात करते हैं तो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक होती है। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि टाइप्स ऑफ सेल के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।